हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी जो एमपी जीके और साथ ही मध्य प्रदेश का इतिहास की जो सीरीज चल रही है, उसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहें। ये हमारी 13वीं क्लास है दोस्तों। प्राचीन भारत हमारा खत्म हो चुका है और जो आज से हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास दोस्तों, ये सल्तनत के अधीन रहा जब की बात हम करेंगे। सल्तनत अर्थात जब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और जो लोधी वंश है, जो प्रमुख 5 वंश रहे हमारे भारत पर, उन्हीं के अधीन जो भारत में क्या-क्या घटनाएं घटी, मध्य प्रदेश में कितनी हलचलें हुई, वो सारी बातें हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में मोहम्मद गोरी ने इस्लामिक राज्य की स्थापना की, लेकिन सल्तनत का प्रारंभ जो है वो ऐबक से माना जाता है। आपको पता है दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी है, इन्होंने तराइन का फर्स्ट और तराइन का सेकेंड और चंदावर का युद्ध लड़ा। तराइन के जो युद्ध लड़े गए 1191 और 1192 में, वो पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज जो तृतीय थे, उनके मध्य लड़ा गया, जिसमें जो सेकंड तराइन था उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और 1994 में जो है चंदावर का युद्ध लड़ा गया, जिसके मध्य जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें जयचंद की हार हुई और भारत में जो है इस्लाम राज्य की स्थापना हुई। परंतु जो गोरी है वापस अपने जो क्षेत्र लौट जाता है, जहां से वे आता है, अरब से आता है, अरब लौट जाता है। परंतु ये अपने दास को छोड़ जाता है साम्राज्य के शासन के लिए, और उस गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 में दोस्तों भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना करी, दास वंश की स्थापना करी भारत में, और दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। शुरुआत में ये जो है लाहौर और जो इस्लामाबाद इलाका है, वहां पर अपना राज्य स्थापित किया और वहां से पूरे भारत पर शासन स्थापित कर दिया। तो भारत में दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी स्वयं को सुल्तान नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये अपने से ऊपर किसे मानता था? मोहम्मद गोरी को। ऐबक का जो शासनकाल भारत पे रहा 1206 से लेकर तो 1210 तक रहा। पहले गोरी के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में और बाद में सल्तनत के पहले शासक के रूप में भारतीय राज्यों को जीता। किसने जीता? ऐबक ने। जब ऐबक के हाथ में भारत की भागदौड़ आ गई दोस्तों, तो इसने नंबर बाय नंबर क्या किया? पूरे भारत पर जितने भी हिंदू राजवंश थे उनको हराया और सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसलिए सल्तनत कालीन इसका शासन कहलाता है। सल्तनत काल का ये पहला शासक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1210 में चौगान खेलते हुए दोस्तों, एक गेम होता है चौगान, उसको खेलते हुए गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई। बाद में इसकी एक संतान ने शासन किया और इसकी संतान को इल्तुतमिश ने हटा दिया और इल्तुतमिश ने जो है अपना शासन कायम किया। बढ़ते हैं आगे। एक मिनट दोस्तों। मध्य प्रदेश में गोरी और ऐबक ने हमले बोले बहुत सारे, लगातार लड़ाइयां करी। गोरी ने जब ग्वालियर पर हमला किया था, तो लोहंग देव, इनको कहते हैं संरक्षण, ये लोहंग देव ग्वालियर के शासक थे, है ना। लोहंग देव कहाँ के शासक थे? ग्वालियर के। इनको हराया, किसने हराया? गोरी ने हराया। ठीक है। ऐबक ने प्राचीन युग के अंतिम चंदेल राजा को नाम था परिमल देव। परिमल देव आपको पता है आला उदल के समय में भी था, परमार देव परमार, उनके ही वंशज थे ये परिमल देव। इनको हराया और कालिंजर को जीता 1202 में। किसने जीता? ऐबक ने जीता। बाद में जब मध्ययुग आया, तो चंदेलों ने पुनः प्राचीन कालिंजर पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। परंतु गोरी ने जो हमला किया था, कहां पर किया? ग्वालियर पर किया। तब वहां का शासक कौन था दोस्तों? लोहंग देव वहां का शासक था। जब ग्वालियर पर ऐबक ने हमला किया, तो वहां का शासक था चंदेल राजा परिमल देव।
ठीक है, उससे क्या जीत लिया, कालिंजर जीता 1202 में। ठीक है, बाद में जब सत्ता कमजोर हुई सल्तनत काल की, तो चंदेलों ने पुनः क्या है, कालिंजर को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी आता है, क्या नाम इसका, इल्तुतमिश। 1210 से तो 1236 तक इसका शासनकाल रहता भारत पर। और इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर, मालवा और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पर हमला बोला और खूब लूटा इन मंदिरों को इसने, इस गधे ने मंदिरों को लूटा और मंदिरों से जो धन प्राप्त हुआ उसका उपयोग इसने अपने साम्राज्य विस्तार में किया। क्या नाम है इसका, इल्तुतमिश नाम है। 1210 से 1236 तक, ठीक है, इल्तुतमिश ने कब्जा किया। इसने गलती ये करी कि इसको कभी भी मंदिरों पर हमला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो मंदिर होते हैं दोस्तों, वह धार्मिक भावना आहत करते हैं लोगों की। ये युद्ध करता, बाकी युद्ध करके ये चाहता, किसे भी हराया इसने, बिल्कुल हरा था, उनके साम्राज्य को लूटना था, उनके महलों को लूटना था, परंतु इसने मंदिरों पर हमला किया, जो बाद में ही कट्टरता को जन्म देती है। तो ये थोड़ा ओडिक था, गलत था ये। खैर इल्तुतमिश ने बहुत अच्छे काम भी करवाए हैं, ऐसा नहीं है। बढ़ते हैं आगे। खिलजी वंश, बाद में खिलजी वंश आता है। खैर हम इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि उसने दिल्ली पर ज्यादा राज किया दोस्तों, वो आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में। हम केवल वह पढ़ रहे हैं जो मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 6 साल तक ही रहा और मांडू को इसने लूटा। इसने ग्वालियर में एक गुम्मद आकार का विश्राम घर का निर्माण भी करवाया, मतलब ग्वालियर में इसने गुम्मद का निर्माण करवाया है ना, एक महल बनवाया, विश्राम गृह बनवाया, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। बाद में पता है आपको, इसका दामाद आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। माणिकपुर के हाकिम के रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिर को इसने लूटा था। जब ये दक्षिण भारत में माणिकपुर जो है, वहां का ये राज्यपाल था, किसके अधीन था ये, जलालुद्दीन खिलजी के अधीन। तब इसने क्या किया, उज्जैन और विदिशा को लूटा, यहाँ के मंदिरों को लूटा अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान जो है 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी शासक रहा और कालिंजर, भिलसा, चंदेरी, धार, मांडू आदि नगरों को इसने लूटा। मतलब मध्य प्रदेश के बहुत सारे शासनों पर इसने क्या किया, लूट कर अपना कब्जा स्थापित किया। 1305 में इसने मालवा के मेहलक देव, मालवा का शासक था कौन, मेहलक देव, को अपने सेनापति, उसका नाम था एन उल मुल्क, सेनापति का क्या नाम था, एन उल मुल्क को भेजा और मेहलक देव को हराया। मालवा का शासक था मेहलक देव, 1305 में इसे हराया। आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक, बाद में जब खिलजी वंश चला गया तो जो है अगला वंश आता है, कौन सा, तुगलक वंश। इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेकर तो 1325 तक इसका शासन रहा। इसने दमोह में एक महल बनवाया जिसका उल्लेख हमें मिलता है बटियागढ़ शिलालेख से। बटियागढ़ शिलालेख कहाँ है, तो ये आपको दमोह में मिल जाएगा, बटियागढ़ शिलालेख। ठीक है, इसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में वर्णन मिलता है हमें। अगला आता है राजकुमार जूना खान, जिसे हम कहते हैं मोहम्मद तुगलक। पता है, समय से पहले पैदा हुआ शासक माना जाता है और दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र पढ़ा लिखा शासक। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत था उसमें पहला और एकमात्र शासक जो पढ़ा लिखा था उसका नाम था मोहम्मद तुगलक। ठीक है, जिसका नाम था जूना खां। इसने भी मध्य प्रदेश में अनेक बार हमले किए, खासकर चंदेरी और मालवा, और इनको अपने सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, मोहम्मद तुगलक कब से कब तक रहा, 1325 से 1351, लगभग इसने 26 साल राज किया। और बटियागढ़, बटियागढ़ कहाँ है, दमोह में प्राणियों के लिए गोमत, बावड़ी और बगीचों के निर्माण भी करवाए। और संस्कृत में जो अभिलेख है, बटियागढ़ अभिलेख, इसमें हमें इसका वर्णन मिलता है। मोहम्मद तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से लेकर तो 1389 तक शासन करता है। इसका उल्लेख हमें दुलीनपुर, दुलीनपुर कहाँ है, सागर में, इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि फिरोज शाह तुगलक का भी जो है समय यहाँ पर कुछ रहा और उसने यहाँ पर शासन स्थापित किया मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर। बढ़ते हैं आगे। अगला आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो है शासक, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, 1506 से 1626। इसके समय में महमूद खिलजी द्वितीय ने, एक महमूद खिलजी दूसरा खिलजी है, इसने क्या है, मालवा पर इसका शासन था दोस्तों। इसने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया दिल्ली से, और मालवा पर स्वतंत्र जो है
शासन की स्थापना कर दी, महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, मालवा पर भी खिलजी वंश का जो है शासन रहा है कुछ लंबे समय तक। अपने आप को स्वतंत्र कर लिया लोधी वंश से, अर्थात दिल्ली शासन से। लेकिन उस समय उस पर प्रभाव था प्रधानमंत्री मेदिनी राय का। मेदिनी राय पता आपको, चंदेरी का एक राजा था मेदिनी राय, जो राणा सांगा के अधीन था। चंदेरी का शासक था राणा सांगा के अधीन। तो उस समय क्या है, इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया इब्राहिम लोदी के समय, क्योंकि कमजोर शासक था। और पता ही है इब्राहिम लोदी का जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है ना, बाबर से युद्ध होता है इब्राहिम लोदी का, हमने पढ़ा भी था कुछ समय पहले, और आगे भी पढ़ेंगे हम बाबर के समय में इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो राणा सांगा ने जो है बाबर का साथ दिया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, पर बाद में फिर बाबर और राणा सांगा के मध्य भी जो है युद्ध होता है। ओके, और मेदिनी राय का भी युद्ध होता है। ये चंदेरी का युद्ध जो होता है मेदिनी राय के विरुद्ध होता है बाबर का, और राणा सांगा जो होता है खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य। ठीक है, तोमर वंश आता है बाद में, तोमर राजवंश 14 से लेकर तो 16वीं सदी तक। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं तोमर राजवंश के बारे में, तोमर के बारे में पढ़ा चुका हूं आपको पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। राजपूत काल जो है यहाँ पर आया, बाद में उनका पतन भी हो गया तोमर वंश का भी। और तोमर वंश का संस्थापक कौन था, वीर सिंह देव, मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसके बारे में। ठीक है, वीर सिंह देव तोमर वंश के क्या थे, संस्थापक थे। बढ़ते हैं आगे। इसने जो वीर सिंह देव था, इसने तैमूर आक्रमण का लाभ लेकर अपनी सत्ता स्थापित की, और वीर सिंह देव के जो उत्तराधिकारी बाद में बने उदत रेव विक्रम देव हुए। विक्रम देव के राज्य काल में 1402 में नासुरुद्दीन महमूद तुगलक शाह के सेनापति मल्लू इकबाल खान ने ग्वालियर पर आक्रमण कर इसके किले को जीत लिया था। ठीक है, इनके समय में घटनाएं घटी तोमर वंश के समय में। जो था तुगलक शाह, इसका जो सेनापति था मल्लू इकबाल खान, इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया और किले को जीतने का एक असफल प्रयास किया, खैर इसको विजय प्राप्त नहीं हो पाई। इसने पुनः आक्रमण किया और विक्रम देव को धौलपुर के निकट पराजित कर दिया। विक्रम देव जो तोमर शासक थे, उनको 1416 में क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1416 में खिज्र खान ने विक्रम देव से कर वसूल करने के लिए अपने वजीर ताजुल मुल्क को भेजा। विक्रम देव का जो उत्तराधिकारी हुआ डूंगर सिंह देव हुआ 1424 में। इसने प्रारंभ में मालवा के शासक हुसैन शाह से ग्वालियर के किले को घेराबंदी की। तब डूंगर सिंह जो को जौनपुर के शासक मुबारक शाह की सहायता लेनी पड़ी और उसे कर भी देना पड़ा। मतलब जो डूंगर सिंह था, डूंगर सिंह और हुसैन शाह के मध्य क्या हुआ, लड़ाई हुई। और हुसैन शाह जो था उसने, ये मांडू का शासक था, ठीक है, हुसैन शाह, इसने जो है ग्वालियर का किला पर आक्रमण कर दिया। जब उसका शासक कौन था, डूंगर सिंह, तो डूंगर सिंह को मदद लेनी पड़ी किससे, जौनपुर के शासक मुबारक शाह से। और मुबारक शाह को टैक्स देना पड़ा कि आप मेरी मदद करोगे, बदले में मैं आपको टैक्स दूंगा। तो इसने फिर मदद भी करी थी हुसैन शाह के विरुद्ध। ठीक है, हुसैन शाह का मकबरा भी है ग्वालियर में। बढ़ते आगे। 1438 में डूंगर सिंह देव ने नरवर के गढ़ को घेरा, जो कुछ समय तक मालवा सुल्तान के अधीन था। यद्यपि डूंगर सिंह देव असफल रहा, परंतु बाद में नरवर तोमरों के अधीन हो गया। डूंगर सिंह का उत्तराधिकारी कीर्ति सिंह हुआ। इसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कभी जौनपुर तो कभी दिल्ली के मुस्लिम शासकों का मित्र बनना पड़ा कीर्ति सिंह को। ठीक है, लगातार डूंगर सिंह जब चला जाता है तो उसका जो उत्तराधिकारी है तोमर वंश का कौन आता है, कीर्ति सिंह। इनके बारे में हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, खैर है ना, 2-3 लेक्चर पिछले देख लेना, 12वां या 11वां लेक्चर होगा, वहां पर भी पढ़ चुके हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश, अभी हमने जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन पढ़ा मध्य प्रदेश को, अब आता है मुगलों के अधीन। जब मुगल 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों, उसके बाद भारत में मुगलों की सत्ता काबिज हो जाती है और बाबर इसका संस्थापक माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर जब दिल्ली सल्तनत पर बैठा और मुगल सत्ता इसने स्थापित करी, उसके बाद इसने 21 जनवरी 1528 को मेदिनी राय जो कि चंदेरी का शासक था उसको हराया। कब हटाया, तो 21 जनवरी 1528 में। यह चंदेरी का युद्ध कहलाता है। मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था मेदिनी राय। इनकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और मकरान से कर दिया। बाबर ने क्या किया, इसे हरा दिया और जब इनकी पुत्रियां बची तो उनकी पुत्रियों का विवाह किससे करवाया, बाबर का जो पुत्र था कौन था, हुमायूं और मकरान, कामरान, कामरान, इन दोनों से क्या करवाया, युद्ध करवाया, विवाह करवाया। ओके, इसे विवाह युद्ध ही होता है, हंसने वाली बात नहीं। विवाह के बाद घर में रोज पानीपत के युद्ध होते हैं
पानी मांगता है पति। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कालिंजर का जो दृढ़ दुर्ग था मुगलों के आधिपत्य में आ गया बाद में, कालिंजर का किला भी, है ना। इसके पूर्व बाबर ने राणा सांगा को खानवा का युद्ध 1527 में परास्त कर मालवा पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था बाबर ने, है ना। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का। ठीक है, उसमें बाबर की विजय हुई और मालवा पर भी बाबर का कब्जा हो गया। और चंदेरी पर किसको हरा के कब्जा स्थापित किया बाबर ने, तो वो था मेदिनी राय। बढ़ते हैं आगे। अगला है शेरशाह सूरी के समय। पता है शेरशाह सूरी ये जो है सासाराम बिहार का शासक था। ठीक है, शेर खां इसका नाम था। और जो शेरशाह सूरी है दोस्तों, इसने पता है आपको किससे हराया था, तो कन्नौज के युद्ध में और बहुत सारे युद्धों में जो है इसने हुमायूं को हराया। और हुमायूं को परास्त करने के बाद दिल्ली पर सूर्यवंश की स्थापना की। और फिर सूर्यवंश की 5 साल इसका कार्यकाल रहा। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने बहुत सारे अच्छे काम करवाए, बहुत सारी सड़कों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई का जो है निर्माण करवाया और भूमि की पैमाइश करवाई और कृषि क्षेत्र में जो है उन्नति का काम किया शेरशाह सूरी। अच्छा शासक माना जाता है दोस्तों ये शेरशाह सूरी। ठीक है, बहुत सारे मकबरे बनवाए, सासाराम का मकबरा बनवाया इसने, सासाराम में जो बिहार में है। और भी बहुत सारे काम शेरशाह सूरी ने करवाए और इसका कार्यकाल जो है मात्र 5 साल का रहा, परंतु अच्छा शासक माना जाता है। 5वें साल क्या हुआ दोस्तों, कालिंजर पर जब इसने आक्रमण किया तो कालिंजर दुर्ग में एक विस्फोट हो गया बारूद के ढेर में आग लगने से और शेरशाह की जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, शायद कीर्ति सिंह उस समय यहाँ का शासक माना जाता है। सूर्यवंश की स्थापना हुई और इसने जो है मालवा, रायसेन, ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया था शेरशाह सूरी ने। रायसेन में राजा पूर्णमल को झांसा देकर मारा गया और शहंशाह पर एक कलंक माना जाता है, जो शेरशाह है ना उस पर एक कलंक माना जाता है ये रायसेन के किले पर, जो है ना राजा रोहित महल और रायसेन का किला, जो कि वहां का शासक था पूर्णमल, उसको इसने झांसा दिया और धोखे से मारा, इसलिए कलंक माना जाता है शेरशाह सूरी के दब्बे। इसने क्या किया, धोखे से क्या किया, हमला किया और रायसेन को अपने अधीन किया। कालिंजर दुर्ग के घेरे के समय शेरशाह अंतिम दिन विजय हुआ, लेकिन विस्फोट में ये मारा गया। ठीक है, फिर शेरशाह सूरी का समाप्त हो जाता है। आगे पढ़ते हैं हम अकबर के अधीन, हुमायूं के अधीन जो है दोस्तों, सॉरी पहले हुमायूं पढ़ेंगे फिर अकबर पढ़ेंगे और बाद में उनके जो शासक आते हैं, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है, उनके समय में जो है मध्य प्रदेश में किन किनों का शासन रहा, कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और थोड़ी इंसानियत का परिचय दें। इंसानियत का परिचय कैसे, ये आप लोग दोस्तों इसे शेयर कर दें, थोड़ी कृपा हो जाएगी मुझ पर भी और खुद पर भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये काम करें। मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए।